Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे वन शॉट रिविजन्स। कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड रिविजन्स हैं जो कि आप मैग्नेट ब्रेन्स से देख सकते हैं। वेल, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर हों और हमारे पास एक से एक बढ़कर मास्टर्स हैं जो कि आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, बिकॉज टुगेदर वी कैन विन। तो चलिए इसी अच्छी बात से शुरुआत करते हैं हम रिविजन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है और इसके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप देख सकते हैं, राइट। चलिए तो शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 के रिविजन की। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या था? तो हमें इसमें ये पढ़ना था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, और हमारे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, मतलब कि हम कैसे जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे आपको एक्सहेल करते हो। और आपको ये भी जानने को दोबारा मिलेगा कि भाई जब आप एक्सहेल करते हो तो उस दौरान कौन कौन सी गैसेस हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके की प्रोसेस जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतनी डेफिनेशन कहूँ तो ये सही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, उसमें इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है बेसिकली जब आप इनहेल करते हो तो वो ऑक्सीजन जब हमारे खाने पर या फूड पर जो कि शुगर का फॉर्म होता है उसके ऊपर एक्शन करती है, उस पर रिएक्शन करती है और इससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी। यही पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। उस एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेशन के लिए कोई कहे कि सिर्फ रेस्पिरेशन करना मतलब ब्रीथिंग होता है तो ये बात इतनी सही नहीं है, क्योंकि ब्रीथिंग के साथ साथ रेस्पिरेशन में हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हम जब भी खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम उतनी तेजी से ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन के लिए हम फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? अगर इस चीज़ को आपको समझाना है तो आप क्या बताएंगे कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, एक ब्रीथिंग की वो प्रोसेस जिसमें द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और साथ ही साथ द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। वो प्रोसेस जिसमें सेल्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो वो आपके शुगर के ऊपर रिएक्ट करती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। अब आप सोचेंगे कि सेल्स वाली बात क्या आ गई यहाँ पर, ब्रेकडाउन का क्या मतलब है? तो भाई जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर देखा हुआ है वो तो इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बता देते हैं। वेल, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, कुछ आपके हाथों पे जाते हैं, कुछ हमारे पैरों तक जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी में हमारी सेल्स है। जब आप कोई खाना खाते हो तो वो आपके स्टमक में जाता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर हमने आपको रिवीजन भी करवा दिया है और डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट चैप्टर का जब आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि ये जो फूड है उसको हमारी जो विलीज हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है वो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड वेसल्स से होते हुए, फिर वो जो फूड है वो हमारे डिफरेंट सेल्स तक ब्लड के साथ पहुँच जाता है। तो हमारे ब्लड क्या करते हैं, बेसिकली आप जो भी खाते हो उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेकर के वो हमारी डिफरेंट बॉडी तक ले जाता है। अब ये फूड का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने खाया और वो उस फॉर्म में बदल गया कि जिससे वो ब्लड में घुल करके आपके डिफरेंट सेल्स से पहुंच जाए और आप काम करना शुरू कर देंगे। ये अभी अधूरी प्रोसेस है। अभी क्या है, अब आएगी यहाँ पर रोल
ऑक्सीजन का। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है आपके डिफरेंट सेल्स में, जहां पर ऑलरेडी ब्लड के साथ में फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब क्या करती है ये ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन उस फूड को, जो कि शुगर है बेसिकली, उस शुगर के ऊपर रिएक्शन करती है, जिससे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर। ठीक है, ये जो आपकी एनर्जी है वो तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी चलने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, देखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेती है। अब जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बनी हुई, जो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, उसका क्या? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। जब आप एक्सेल करते हो तो क्योंकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम पार्ट तो पानी और ऑक्सीजन का है, तो इसलिए जब आप एक्सेल करते हो तो जब आप एक्सेल करोगे तो आप में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी निकलता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो आप एक्सेल करोगे ही, ऑक्सीजन भी करते हो। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो हमारे फूड से एनर्जी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या हम जब ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो क्या हमारे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, या फिर फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा? तो हो जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक तो एरोबिक और एक एनएरोबिक, है ना। तो ये कैसे होता है इसकी कहानी आगे समझेंगे। फिलहाल हम रेस्पिरेशन को फिर से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के डेफिनेशन कैसे देंगे? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, या फिर आप सिंपल एक्ट की जगह अगर प्रोसेस लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वो प्रोसेस जिसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, दैट मीन्स हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूजेस द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी, जिसमें सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का यूज करती हैं और शुगर को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। The respiratory rate is the number of breaths someone take every minute and is one of the main vital sign along with blood pressure, pulse and temperature. अब रेस्पिरेटरी रेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट को हम ब्रीथिंग रेट भी कह सकते हैं। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स, ठीक है, कि एक मिनट के अंदर कोई इंसान कितनी नंबर ऑफ ब्रीथ्स को ले रहा है। अब नंबर ऑफ ब्रीथ को कैसे काउंट करोगे? मैंने इनहेल किया और एक्सहेल किया, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल, तो ये दोनों मिलकर के एक ब्रीथ बनाती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक मिनट में कोई इंसान कितना इनहेल और एक्सहेल कर ले रहा है या फिर कितनी ब्रीथ ले रहा है, उसे कहते हैं उसका respiratory rate, and is one of the main vital sign along with blood pressure, pulse and temperature. ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। किसी भी बॉडी को या किसी भी ह्यूमन बॉडी को आपको चेक करना है कि वो हेल्दी है या नहीं, तो आप क्या क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे उसका ब्लड प्रेशर, कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, पल्सेस कितना है, उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसके साथ साथ जब डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से, तो वो यही चेक करते हैं कि एक मिनट के अंदर कितना आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है? आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो आपको जब आप रेस्पिरेशन समझाएंगे तो रेस्पिरेटरी रेट को भी समझा दीजिएगा। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट इज बिटवीन 12 and 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एक एडल्ट की अगर बात करें तो वो एक मिनट में कितनी सांस ले लेता है? 12 to 20 ब्रीथ्स। ओके, मतलब एक मिनट के अंदर हम 12 बार या 20 बार सांस ले लेते हैं एडल्ट। अब ये सब में अलग अलग रेट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रेट अलग होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्डर पर्सन होते हैं, उनका रेट अलग होता है। तो ये क्या होता है ये भी हम आगे बताएंगे। तो अभी आगे बताने के लिए दो चीज़ें छोड़ दी है मैंने, एक तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो ब्रीथिंग रेट है तो वो आगे कंप्लीट होगा, है ना। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या था कि रेस्पिरेशन क्या है, तो उसमें आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी रेस्पिरेशन मेरे स्टूडेंट समझ चुके हैं आई होप। अब आगे बढ़ेंगे हम। Energy is released from digested food through the process of respiration.
इसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, जैसा मैंने आपको समझाया था कि जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेस्टेड फूड जो है उसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूट्रिशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको ऐसे एडवांस में लिख सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या होता है। आप एक एक पॉइंट करके लिख सकते हो कि इस पूरी प्रोसेस में जितना भी न्यूट्रिशन हमारे फूड के अंदर होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और जिससे प्रोड्यूस हो जाती है एनर्जी। द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड सीखने को मिला कि अभी तक तो हम ये सीख रहे थे कि जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो वो फूड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, एक नया वर्ड आपको मिल गया, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद या रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ में जो कि हमारे सेल्स में होता है या न्यूट्रिएंट्स के साथ में जो कि डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसके साथ में रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहते हैं। सो रेस्पिरेशन को अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन करे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन using it for release of energy by oxidation of food and eliminating the waste product carbon dioxide and water और eliminating of वेस्ट प्रोडक्ट। तो एलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जब वो एनर्जी रिलीज करती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो इसका मतलब जब आप इसको बाहर निकालो तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये पूरी प्रोसेस आपकी रेस्पिरेशन कहलाती है। आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे को ऐसा लिखना है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आप ये बता दीजिएगा कि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द शुगर कंटेंट और द न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट करती है? एंड कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एक्सेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाता है और वाटर भी यूरिन के फॉर्म में हम पास आउट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन के साथ हमने इसमें नया वर्ड सीखा, ऑक्सीडेशन को। चलिए अब दूसरे और वर्ड्स को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था एनारोबिक और एरोबिक के बारे में, तो वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो दो तरीके की हो सकती है। वो क्या होती है? चलिए हम अब डिस्कस करेंगे। तो आप सोचेंगे कि बार बार क्यों है? तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमें आंसर्स कुछ इस तरह से पूछे हुए होते हैं कि अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, तो आप क्या बता सकते हैं? तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, द टू मेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर, मतलब इसमें दो मेन प्रोसेस होती है। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या हम इसे कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का क्या मतलब होगा? दैट इज टेकिंग इन एयर rich in oxygen inhalation and giving out air rich in carbon dioxide exhalation। तो इस प्रोसेस को आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हो कि सिर्फ आप किसी चीज को बाहर से अंदर ले रहे हो और अंदर से बाहर भेज रहे हो। ठीक है, दूसरा हम बताएंगे इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? दैट इज यूजिंग द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या कर रही है? सेल्स में जा रही है और फूड को जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन कर रही है और जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी उसकी? इंटरनल रेस्पिरेशन और द सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन ऑकर इन द बॉडी सेल्स। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बॉडी सेल्स के अंदर। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्या होता है रेस्पिरेशन में, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में और किस में कन्वर्ट करती है उसे? और ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर देती है, उसे तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगी प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ताकि क्या रिलीज हो सके, एनर्जी। क्लियर हुआ इतना बात? तो फिर यहां तक आपको ये बताना था कि द टू मेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो मेन प्रोसेस आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो मतलब तो सबका एक ही है, लेकिन हमने जो इसकी प्रोसेस है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आया कि रेस्पिरेशन क्या है, ये भी आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप इस तरह से बता सकते हैं कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो हम उस प्रोसेस को किस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्या हो जाएगा कि मेन प्रोसेस कौन कौन सी है रेस्पिरेशन की, तो ये यहाँ पर हम बता चुके हैं। क्लियर? सो द केमिकल रिएक्शन, अगर अब अपन ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिखोगे, तो रेस्पिरेशन की जो केमिकल रिएक्शन है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, ग्लूकोज पर काम किया आपके ऑक्सीजन ने, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 आप यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन जो कि आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपके रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन। अब आ जाते हैं हम कि हम ये रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स इतना तो समझ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्यों कर सकते हैं, लेकिन अब इसको एग्जाम में आप कैसे लिखोगे तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। अभी जो स्लाइड्स अपन ने पढ़ी उसमें अपन क्या समझे हैं, हमने ये समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने उसके हर वो चीज़ को देख लिया, मतलब कि हर तरीके से अपन ने देख लिया कि अगर हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा है सिंपल कि रेस्पिरेशन क्या है तो आप बता दीजिएगा, डेफिनेशन पूछी है तो ये लिख दीजिए, ठीक है। पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये आंसर आप दे सकते हैं। रेस्पिरेशन में क्या कि प्रोसेस को समझाइए अगर पूछा है तो आप ये बता सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब आगे अगर आपसे रेस्पिरेशन के केमिकल इक्वेशन पूछी है तो वो भी आप लिख ही दीजिएगा, ऑल्दो आपको लिखना ही है। अगर रेस्पिरेशन पूछे तो भी आप केमिकल इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है जिसको लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपकी सेल्स है वो उसको यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके जो आपका फूड पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे ग्लूकोज जो है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना देता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात कर लें आप, चाहे ह्यूमंस की बात कर लें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अब सेल क्या होता है, तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, जो सबसे छोटा जो चीज़ होती है वो हमारी सेल्स ही होती है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर के लिए नहीं, ये फंक्शन भी करती है। अब हमारी बॉडी का वैसे हर एक पार्ट क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही बना हुआ है। उसी तरीके से जो सेल है वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट ही है, लेकिन ये सबसे छोटा और सबसे छोटा काम करने वाला एक छोटा सा अपना यूनिट है। सो ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अब हर सेल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, अब अलग अलग जगह अलग अलग सेल्स होती हैं, है ना। कुछ सेल्स जो है वो हम न्यूट्रिशन को लेने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब खाने के लिए। कुछ सेल्स जो है वो खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या आपकी जो ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं। कुछ सेल्स जो है एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होती हैं, और कुछ सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। क्योंकि अब हमारी बॉडी क्या है, एक सेल से बना हुआ चीज़ है, तो पूरी की पूरी सेल्स अलग अलग काम तो करेंगे ही ना। अब आपने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, न्यूट्रिशन भी पढ़ा आपने, रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया है आपने, ठीक है। किस तरह से फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है ये भी आप देख चुके हैं। तो ये सब काम कौन करता है, ये सारे काम ये ऑर्गन्स के साथ साथ ये सेल्स भी करती है। यही सेल्स क्या करती है, इन सब के साथ मिलकर ये काम को बहुत अच्छा बना देती हैं, ठीक है। तो हर एक सेल जो है ऑर्गेनिजम्स की वो अलग अलग फंक्शंस करती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे न्यूट्रिशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सक्रीशंस के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे सेल्स को, सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स है उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी उनको मिलती कहाँ से है, तो ये एनर्जी मिलती है हमें खाने से, सोने से, ठीक है, या खाने से मिलती है,
या मैं बोलूँ सोने से मिलती है तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। तो ये सारी एनर्जी जो उनको मिलती है वो मिलती है आपके रेस्पिरेशन से। जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो सेल्स के अंदर जितना भी फूड होता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वेल ये एनर्जी की ज़रूरत क्यों रहती है? तो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, जब अपन खाते हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो अपन उसको च्यू कर पाएंगे, तभी हम उस सारे बॉडी के फंक्शंस कर पाएंगे प्रॉपरली उस फूड को खाने के लिए। जब आप सोते हैं तो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सेल्स है उनको ये सारे फंक्शंस करने के लिए क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकलती कहाँ से है? तो जो सेल्स के अंदर फूड स्टोर्ड होता है, जैसा मैंने बताया यहीं वही लिखा हुआ है, द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये जो फूड है उसके अंदर एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, फूड आप खाते हो तो वो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी महसूस होती है, ठीक है। तो ये जो फूड है जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर बाहर आती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ कि बिना रेस्पिरेशन के एनर्जी नहीं मिलेगी तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप जितना भी खा लें, लेकिन अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आपको एनर्जी का एहसास ही नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसी है कि जब आप रेस्पिरेशन करोगे तब आपका जो फूड है वो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो इंपॉर्टेंट है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। During breathing, we breathe in air. The air we breathe in transported to all parts of the body and ultimately to each cell. है ना, जो भी एयर हम लेते हैं वो इस तरह से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है, ठीक है। अब सारे पार्ट्स में चली तो जाती है, इसके बाद क्या होता है? सारे पार्ट्स में होते हैं सेल्स जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिशंस के फॉर्म में, जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हमें एनर्जी देते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं या व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आप बता दीजिएगा कि भाई जो भी फूड हम खाते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचता है, सेल्स में पहुंचता है। उसी तरीके से जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से होते हुए सेल्स में जाती है। अब सेल्स में ऑलरेडी क्या है? फूड है, वहाँ जा करके ये ऑक्सीजन उस फूड के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्शन के साथ निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एक वेस्ट पार्ट है, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा? इसके साथ निकलेगी एनर्जी जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और क्योंकि ये जो पूरा रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है, ये जो फूड का रिएक्शन है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे? इसलिए आप इसे कहोगे सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। So, cellular respiration take places in cells of all organisms। अब हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे अभी तक तो, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। इन द सेल्स द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, बार बार बता रही हूँ कि जो सेल्स होती है उसमें फूड जो कि एक्चुअल में ग्लूकोज है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में ऑक्सीजन का यूज करके। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के अंदर जितना भी फूड है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है? उसे कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में, और जिससे और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? चलिए, सो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने आपसे कहा था ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन बचा हुआ है हमारा, तो जो फूड आपका सेल्स के अंदर होता है, मतलब जिस फूड का ब्रेकडाउन सेल्स के अंदर होता है बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन याद रखिएगा, जिसमें
फूड का जो का टूटना जो है या फिर जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन के यूज से हो तो आप उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहोगे, ठीक है। सो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर। अब अगर बात करें कि क्या जरूरी है कि हर बार ऑक्सीजन के कारण ही ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी दे, तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप बहुत काम करते हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने बहुत तेजी से डांस कर लिया, डांस करते 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 इतना तेज कि आप जब बैठे तो आपकी सांस फूलने लगी और थोड़े दूसरे दिन आपको क्या फील होता है कि आपको आपके मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, होता है ना ऐसा। या फिर अपन बहुत दिनों से नहीं खेले हैं और हम खेलना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं या भागते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या फील करते हो कि आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो गया, तो क्या आप बीमार हो गए हैं? जी नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, जितनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन तो आपको एनर्जी दे देती है कि आप दौड़ भाग रहे हो, ठीक है, नॉर्मल जितना आपको चाहिए है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, मतलब आप बहुत खेल रहे हो, बहुत कूद रहे हो, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी नहीं ले पाती है तुरंत से कि वो पूरे फूड के साथ रिएक्ट करे और आपको एनर्जी दे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी, ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, बिना ऑक्सीजन के भी आपकी बॉडी जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर लेती है, ठीक है, और वो एनर्जी आपको इंस्टेंट मिल जाती है जिसमें आपको ऑक्सीजन को नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन उससे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, उससे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड्स है उसी की वजह से आपको मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये लैक्टिक एसिड्स की वजह से पेन होना तो शुरू हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा, तो इसको ठीक करने के लिए अगर वापस से ऑक्सीजन उसमें सर्कुलेट होना शुरू हो जाए ब्लड के साथ में, तो वो पेन जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब आपको पैरों में दर्द होता है तो आपको डॉक्टर्स या फिर आपके जो भी एल्डर है वो आपको क्या कहते हैं कि आप अपने गर्म पानी में पैर को डाल लीजिए। जब आप गर्म पानी में पैरों को डालते हैं या फिर मसाज कर लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फिर से अच्छा होने लगता है, तेजी से होने लगता है, और उस जगह पर जहाँ पर नहीं हो रहा था। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ क्योंकि ऑक्सीजन जाती है तो वो पेन जो है आपको धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो है वहां से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वह उस तरीके के रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, फूड से एनर्जी को निकालना, है ना। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के यूज से एनर्जी को निकाला था, लेकिन जब आप बिना ऑक्सीजन के एनर्जी को निकाल लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन एंड दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, ठीक है, उसमें भी फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता इसलिए अपन उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. अब ये तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, हम तो हमारी ह्यूमन बॉडी के आपको मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह पाते हैं, जैसे यीस्ट, है ना। यीस्ट तो खैर दूसरा ऑर्गेनिजम्स है लेकिन ह्यूमन बॉडी से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन वो भी जो अपना फूड बनाता है या फिर जो एनर्जी उसको मिलती है वो विदाउट ऑक्सीजन के मिलती है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द एनारोब्स, इसलिए उनको क्या कहते हैं, एनारोब्स कहा जाता है। सो वो प्रोसेस जिसमें हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप कहोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन याद रखिएगा, दे गेट एनर्जी थ्रू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो आपके यीस्ट हैं उनको एनर्जी किससे मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ही, ठीक है। सो ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस्ड हुआ है ये बेसिकली यीस्ट के कारण प्रोड्यूस होता है, इसलिए जितनी भी वाइन शॉप्स होती हैं या वाइन मेकिंग जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सभी यीस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। Our muscle cells can also respire anaerobically, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी जो मसल्स की सेल्स हैं वो भी एनएरोबिकली वर्क कर सकती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब आप सोचें कि यार एनएरोबिकली कर रही है तो फिर
तो काम चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी एनारोबिक करती है तो क्या होता है, बॉडी में पेन आपको लगेगा ही लगेगा, है ना, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए है ना, तो उस टाइम पर वो काम हो जाता है कि बिना ऑक्सीजन के भी फूड से एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड्स, जो कि आपके बॉडी को, लैक्टिक एसिड्स नहीं, वो आपको प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके का एसिड जो कि आपकी बॉडी में पेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो बी रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब थोड़ी सी डिफिशियंसी हो ऑक्सीजन की, टेम्परेरी, जैसे आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, तो उस टाइम पर क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो ऑक्सीजन से नहीं मिल पाती है, तो वो एनारोबिकली मिल जाती है। During the heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high. ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस में क्या होता है कि हमें एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, क्योंकि ऑक्सीजन का लिमिटेड होता है, सो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, आपके मसल्स की सेल्स में होता है, ठीक है, बाकी जगह नहीं, मसल सेल में ओनली। तो मसल सेल क्या करती है, फिर उसको उतना एनर्जी दे देती है ताकि आपके हाथ पैर उतने अच्छे तरीके से मूव कर पाए। तो अगर इसको अपन एक रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड्स प्लस एनर्जी। ये वाली जो रिएक्शन हमने बताई थी, ये बताई थी हमने यीस्ट के लिए, है ना, क्योंकि वो भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। ये अगर अपन ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेशन देखें एनारोबिक, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज विच वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसके ऊपर बिना ऑक्सीजन के भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी, तो वो लैक्टिक एसिड्स भी प्रोड्यूस करेगा। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर द हैवी एक्सरसाइज? तो हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल्स क्रैम्प्स क्यों होते हैं? तो अब मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड को प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन क्या हो रहा है, हम बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो हमारा रेस्पिरेशन तो प्रॉपर, हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो लिमिट है वो तो एक ही है ना, कि 1 मिनट में अपन 12 या 20 बार ही ब्रीथ ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का काम अपन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस ऑक्सीजन से भी ज़्यादा का काम। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनपुट उतना है नहीं, तो आउटपुट तो उतना देना है, तो जो एक्स्ट्रा आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो भी आपकी बॉडी में हो जाता है। तो द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई क्रैम्प्स ऑकर इन आवर बॉडी, या कोई आपसे छोटा बच्चा आकर के पूछे कि मेरे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, मैं इतना खेल कर आया हूँ, तो आप बता देना कि आपने आपकी जो मसल्स है उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी से ज़्यादा, मतलब आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी जाती है उससे ज़्यादा का काम आपने कर लिया था, इसलिए आपकी बॉडी में बिना ऑक्सीजन के क्या हो गया, फूड का पार्ट, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन उसकी वजह से दर्द भी इसलिए आपको महसूस हो रहा है। क्लियर? सो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड्स। इसी तरीके से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ना, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो पार्शियल का मतलब कि पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुआ ग्लूकोज का, थोड़ा बहुत, तो उसी वजह से लैक्टिक एसिड्स होते हैं, है ना। तो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल क्रैम्प्स, और इसी लैक्टिक एसिड्स के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, मसल क्रैम्प। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हमें कब रिलीफ मिल सकता है, जब हमें हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज मिल जाएगी, तो हमें ये जो क्रैम्प्स हैं उनसे राहत मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे पॉइंट्स क्यों डिस्कस करना, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि चाहे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, चाहे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लैक्टिक एसिड्स कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो आपकी ग्लूकोज है उनका जब पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाए, है ना, एनारोबिकली, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं का एक्यूमुलेशन से हमें मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। अब कैसे रिलीफ मिले, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या बताएंगे, तो ये जरूर लिख लीजिए, देख लीजिए इसको। ओके, सो हॉट वाटर से क्या होता है और मसाज से क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उस जगह पर अच्छी पहुंचेगी, उसकी वजह से हमें क्रैम्प से राहत मिल जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब क्या हुआ है, आपने एनारोबिकली आपकी मसल्स ने काम कर लिया, उससे उसने ग्लूकोज को तोड़ा तो, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियल ब्रेकडाउन किया, जिससे लैक्टिक एसिड जैसा महसूस होने लगा, प्रोड्यूस हो गया और वो दर्द होने लगा। अब उसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, तोड़ता कौन है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ती है। तो अगर आपने अच्छे से गर्म पानी में पानी से नहा लिया या फिर मसाज कर दिया तो क्या होगा, ब्लड वहां पहुंचेगा, जिस ब्लड में क्या होता है, और ऑक्सीजन होता है। अब ये ऑक्सीजन वहां पहुंच के क्या करेगी, जो पार्शियल हुआ है ब्रेकडाउन उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देगी और आपको जो लैक्टिक एसिड्स वहां बन गए थे पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से वो वहां पर खत्म हो जाएंगे। तो द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया ये बात, एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। मसल्स क्रैम्प क्यों होते हैं अब आप सबको बता दीजिएगा, अब आप सब जान चुके हैं। चलिए, तो अब यहाँ तक अपन क्या क्या समझ गए कि रेस्पिरेशन क्या है भाई, इसके अलावा कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रीथिंग का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। ब्रीथिंग को एक्सप्लेन करना इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं। ब्रीथिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा, आपको 2-3 पॉइंट्स अगर ब्रीथिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है तो याद रखना है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग रेट, इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए, आप ब्रीथिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग इज एयर taking in air rich in oxygen and giving out the air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs की help से। The taking in air with rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation, है ना। 2 पॉइंट्स इस तरह से बना सकते हैं। पहले आप बता दीजिए कि जिसमें आप एयर को अगर ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो तो इस प्रोसेस को आप ब्रीथिंग कहते हो। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये बन जाएगा कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं और जब ऑक्सीजन को बाहर करते हो तो क्या कहते हो, एक्सहेलेशन कहते हो। ठीक है, सो अब ब्रीथिंग रेट के बारे में समझा दीजिए। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई ब्रीथ कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रीथिंग रेट। क्लियर। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। ब्रीथिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसा होता है, इसके टाइम पर जो इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे ऑल्टरनेटिव होता है। एक बार लोगे, एक बार सांस को लोगे, एक बार सांस को बाहर छोड़ोगे, तो ये प्रोसेस ऑल्टरनेट है, ऑब्वियस सी बात है। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। और एक ब्रीथ का मतलब भी बता दीजिए। एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक बार सांस लेना और एक बार छोड़ना, इन दोनों को मिला करके एक ब्रीथ बनती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग के बारे में ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हर चीज का आंसर हमें पता है ना, हम समझ चुके हैं कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता क्या है। लेकिन अगर आपसे कोई सेलुलर रेस्पिरेशन अलग से पूछ ले, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है ये बताइए, तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इन्हीं सारे चीज़ों से निकले हैं, है ना। तो वेल, अपन ने सभी के आंसर्स देने के तरीके देख लिए हैं कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, और अब ये भी समझ गए कि ब्रीथिंग को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आती है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ब्रीथिंग रेट से निकल करके आएगा कि कोई पर्सन एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर करता है या एक बार 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथ वो लेता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि चाइल्ड्स में और एडल्ट्स में सब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा है, न्यू बॉर्न्स को देखिए, आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। अपन सोचते हैं कि अरे छोटे छोटे बच्चे इतना तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके सारी चीज़ें अभी बस जस्ट बिल्ट हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉपर उसमें आने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो होता है 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट। उसमें भी इन्फेंट्स जो होते हैं
वो 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट लेते हैं। टोडलर्स जो होते हैं वो 26 to 32, मतलब थोड़े और बच्चे 5-6 साल से ऊपर के बच्चे। फिर जो चाइल्ड होता है वो कितना लेगा, 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद जो एडल्ट्स होते हैं वो 60 to 20 मिनट्स, और एडल्ट्स जो बाद थोड़े और ज़्यादा एज वाले जो 40 से ऊपर के हैं वो 16 to 22 ब्रीथ्स पर मिनट ले लेते हैं, राइट। तो ये जो चार्ट है ये हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट का है। किसी इंसान का इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सबकी बॉडी थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। सबकी बॉडी में कुछ जिस तरह से हमारी ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का अलग अलग होता है, जैसे हमने हीट्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ये जो रेट है इसमें भी कुछ डिफरेंस हो सकता है ना। एग्जैक्ट ये वही नंबर नहीं है। जैसे अगर आप 1 मिनट के लिए बैठे, आराम से आप क्लॉक एक रखिए और अपने ब्रीथिंग रेट को आप ऑब्जर्व करिए, या आपके किसी फ्रेंड से बोलिए, तो हो सकता है कि इसके बराबर या इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि हो सकता है ना। ये क्या किया है, एवरेज निकाला हुआ है सभी हेल्दी पर्सन से। तो वेल यहाँ तक तो हम ब्रीथिंग को समझ गए। अब बारी आती है कि हमारे जो पूरा रेस्पिरेशन है उसमें जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, तो उसमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है। और हम आप ये तो समझते हो कि आप अपनी नोज से, नॉस्ट्रल्स से एयर को लेते हो, लेकिन वो कहाँ जाती है और किस तरह से काम करती है। चलिए अब इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसा है फर्स्ट नोज, माउथ, थ्रोट, जिसे हम फैरिंग्स भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल लैंग्वेज। वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, लैरिंग्स सॉरी। विंड पाइप होता है ट्रैकिया, लार्ज एयरवेज ब्रोंकाई, स्मॉल एयरवेज जिसको ब्रोंकोलिस कहते हैं, एंड लंग्स, ठीक है। सो ब्रोंकी, ब्रोंकोलाइटिस, ये सब क्या है इसके बारे में चलिए अब अपन आगे जानेंगे। So the human respiratory system consists of the organs responsible for taking in oxygen for the respiration and releasing carbon dioxide and water vapor, which are the waste product formed during the respiration. है ना। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर करना है। तो दैट मीन्स कि उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसी चीज़ होना चाहिए जो आपके किसको ले ले, एयर कंटेंट को अंदर ले ले। सो इसका काम कौन करता है, द नॉस्ट्रल्स, द पैसेज इन द नोज। अब आपने जो नोज है ऊपर से, इसके अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो क्या है, एक्चुअल में पैसेज है। किसके लिए पैसेज है, पैसेज मतलब एक तरीके का रास्ता होता है इसके अंदर जो कि एयर को अंदर लेकर के आता है। ओके, सो ये पार्ट होगा आपका पैसेज, ठीक है। सो द नॉस्ट्रल्स, द पैसेज इन द नोज, द ट्रैकिया जिसको आप कहते हो विंड पाइप, ये क्या है आपका विंड पाइप। ओके, सो द नॉस्ट्रल्स, द विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, the bronchi and the lungs are the main organs of the respiratory system। अगर देखिए हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो है नॉस्ट्रल्स है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स के बाद ये जो विंड पाइप आ रही है ये विंड पाइप है। विंड पाइप के साथ साथ आपका ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई क्या है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपके क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। तो यही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं। अब इनके साथ और दूसरे पार्ट्स भी हैं जो काम करते हैं और हम प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन करेंगे। तो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, इन चारों के बारे में याद रखिएगा, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं। ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेते हैं। So the taking in of air rich in oxygen into our body is called inhalation. The air around us is impure. अब क्या होता है कि ये तो हमें पता है कि ब्रीथिंग इन का मतलब क्या, इनहेल करना। इनहेल करना मतलब ऑक्सीजन को लेना। अब जब आप ऑक्सीजन को लेते हो तो हमारे पास जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, अब आपको तो पता है कि एयर में कई तरीके के कंटेंट हो सकता है, कुछ डर्ट भी हो सकती है, कुछ ऐसे जर्म्स भी हो सकते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सो जो एयर हमारे आसपास है वो कैसी है, इम्प्योर होती है। सो आवर लंग्स रिक्वायर एयर विच इज मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन। अब जो भी एयर हम लेते हैं, अब आप देखते हो कि जब आप अपने बॉडी से आप ऑक्सीजन को लेकर के जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो, क्योंकि जिसको आप ले रहे हो उसको आप चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन जिसको आप बाहर छोड़ते हो उसको हम चेक कर पाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन मिरर के ऊपर अगर अपने माउथ के यूज से एयर को पास करें या नोस्ट्रल्स से ही अपनी एयर पास होती है तो वहाँ पे एक फॉग सा जम जाता है। क्यों जम जाता है वो, या फिर जो धुंध सी जमती है वो क्यों जमती है, क्योंकि हमारी एयर जो अंदर जाती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट और वार्म होती है।
होती है, वाब तो हम फील कर सकते हैं लेकिन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। सो हमारे लंग्स को भी जब जो बाहर आप एयर निकाल रहे हो वो ऐसी है, तो लंग्स को जो एयर चाहिए होती है वो भी कैसी चाहिए होती है, मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन। याद रखिएगा, मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन लंग्स चाहिए, एयर चाहिए होती है। So our lungs require air which is moist, warm and clean. As the air we breathe in passes through the nostrils, it is moistened by the slimy mucus present in the nose. अब हमारी nose में क्या होता है, mucus present होता है, स्लिमी सा, है ना। ये जो mucus है इसकी वजह से जैसे ही आप air लेते हो तो वो क्या हो जाती है, उस mucus की वजह से moist हो जाती है क्या। आपने जो air ली वो moist कैसे हो जाएगी, इस mucus की वजह से। The mucus is secreted by the inner लाइनिंग ऑफ द नोज। हमारी नोज की जो इनर लाइनिंग होती है उसकी वजह से ही ये म्यूकस सिक्रेट होता है। अब आप कभी कभी देखते हो कि हवा की वजह से आपको थोड़ा सूखा हुआ लगता है, ठीक है, नाक में, आपकी नोज में, और जब आप एयर लेते हो अंदर तो आपको थोड़ी चुभती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर म्यूकस जो है वो सूख चुका होता है। तो इनर लाइनिंग में हमेशा एक स्लिमी सा लिक्विड सा प्रेजेंट रहता है जो कि म्यूकस होता है। यही म्यूकस क्या करता है, जैसे ही आप एयर को अंदर लेते हो उसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है। So the air becomes warm by the blood circulating in the nose. अब आपने को कैसी वो एयर चाहिए है, थोड़ी सी मॉइस्ट हो, वार्म हो, तो मॉइस्ट किसकी वजह से होगी, म्यूकस की वजह से। अब हमारी जो नोज है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता ही होता है, तो इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो भी आप एयर लेते हो, क्योंकि एयर जो है वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है, तो ये जो एयर कंटेंट है ये क्या करेगा, जो ब्लड कंटेंट है वो क्या करेगा, एयर को गर्म कर देता है, वार्म कर देता है। द एयर बिकम्स वार्म बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द नोज। हमारी नोज में जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी वजह से ये गर्म हो जाएगा। द म्यूकस एंड द हेयर प्रेजेंट्स इनसाइड आवर नोज ट्रैप डर्ट, डस्ट पार्टिकल एंड डिसीज कॉजिंग जर्म्स। अब हमारी जो नोज होती है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो जो म्यूकस हमारी नाक में प्रेजेंट है और जो हेयर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं उनको उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साथ ही साथ जितना भी आपका डर्ट है वो भी उसमें फंस जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी जर्म्स होते हैं वो भी वहीं पर जाकर के रुक जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि आपको कभी कभी स्नीजिंग होती है, छींक आती है, तो जिसकी वजह से ये जर्म्स बाहर निकल जाते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि यहीं पर फंसे हुए रहते हैं। कुछ अंदर चले जाएंगे तो हमको डिसीज़ हो जाएगी, लेकिन कुछ जो है वो वही बाहर रह जाते हैं। इसलिए जब कोई स्नीज करता है तो जर्म्स अगर उसके अंदर है तो वो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेल बेसिकली ये जो जितना भी आपके नोज हेयर है या फिर जो आपका म्यूकस होता है, ये सब क्या काम क्या है, क्योंकि ये डर्ट को, डस्ट पार्टिकल्स को और डिसीज कॉजिंग जर्म्स को वही अंदर कहीं ना कहीं सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या स्टॉप कर देता है, ताकि ये क्या ना हो सके, ताकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, ठीक है। So we do not get clean air if we breathe through our mouth instead of our nose. अब आपसे कहा जाता है कि भाई मुंह से सांस ना लीजिए, नाक से लीजिए, है ना। जैसे आप दौड़ते हो तो भी क्या कहा जाता है कि आप मुंह से सांस ना लें, आपको नाक से सांस लेनी है। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है भाई क्योंकि जब आप नोज से लोगे तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी, और क्या करेगी भाई, इसको जैसे आप एयर लोगे तो ये जो म्यूकस है, जो हेयर के जो आपकी नोज हेयर्स हैं, ये सारी चीज़ों को स्टॉप कर देंगे। लेकिन आप मुंह से लोगे तो मुंह के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सलाइवा के फॉर्म में और जल्दी वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए माउथ से ना लेकर के नोज से सांस लेने के लिए या ब्रीथ करने के लिए कहा जाता है। Therefore, we should always breathe through the nose. It will protect us from catching an infection. इसलिए हमेशा हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। तो अब आप समझ गए ना कि आपको क्यों मना किया जाता था कि आप अपने मुंह से सांस ना लें, सांस नाक से लें, क्योंकि अगर जितने भी जर्म्स हैं वो नोज कहीं ना कहीं स्टॉप कर देगी, लेकिन माउथ जो है वो डायरेक्टली उसे अंदर ले लेगा, ठीक है। तो चलिए, क्या हुआ कि हमने सांस ली, सांस लेकर के कहाँ से गई, नॉस्ट्रल्स से गई। नॉस्ट्रल्स ने क्या काम किया कि इसको वार्म, मॉइस्ट कर दिया और क्लीन कर दिया, और इसे कहाँ पहुँचाया, आपके लंग्स में, ठीक है। सो फ्रॉम द नोज और नेजल कैविटी द एयर पासेस थ्रू द फेरिंग्स और थ्रोट कैविटी, ठीक है। अब ये जो थ्रोट कैविटी होती है ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो ये जो फेरिंग्स हैं उससे होते हुए, या जिसको आप थ्रोट कैविटी कहते हो, उससे होते हुए टू द विंड पाइप और ट्रैकिया, है ना। फ्रॉम द नोज और नेजल कैविटी द एयर पासेस थ्रू द फेरिंग्स और थ्रोट कैविटी टू द विंड पाइप और ट्रैकिया। अब ये कहाँ जाएगी, आपके ट्रैकिया में, ठीक है। सो बेसिकली इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
इसमें आप देख सकते हो कि ये रहा आपका नोज, ठीक है, विंड पाइप, ट्रैकिया ये रहा, और ब्रोंकियल्स ट्यूब्स कहाँ हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स ये रहे आपके, जो कि आपके लंग्स को जोड़ते हैं, है ना। और ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनके सिरे जो हैं, जो उनके एंड्स हैं, उनको अपन एल्वोली कहते हैं, है ना। चलिए, सो क्या हुआ, सबसे पहले नोज से हमारी जो भी अपन ने एयर ली वो नोजल कैविटी से होते हुए आपके ट्रैकिया विंड पाइप से हुई, ठीक है। विंड पाइप में जाने के बाद कहाँ पहुंची वो, द विंड पाइप ब्रांचेस इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। अब ये क्या कहलाती है आपके, यहाँ पर एक ट्यूब्स होते हैं जिसको अपन ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, या सिंगुलर अगर कहना है तो ब्रोंकनस। सो द विंड पाइप ब्रांचेस इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू अ लंग। और ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, ये कहाँ एंटर करता है, ये लंग्स में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने सांस ली जो कि आपके ट्रैकिया से होते हुए कहाँ गई, ट्रैकिया से होते हुए गई ये ब्रोंकाई पर, जिसको अपन ब्रोंकीज भी कहते हैं या ब्रोंकस भी कहते हैं अगर एक सिंगल को कहें। ये जो ब्रोंकस है ये एयर को कहाँ पहुँचाएगी, लंग्स में पहुँचाएगी। तो इस शीट का क्या मतलब, इस स्लाइड का मतलब यही है कि बस आप ये जो सारे नाम हैं इनको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। देन उसके बाद लंग्स में क्या होता है, in the lungs each bronchus branches out into the smaller tubes called the bronchioles, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकिनस होते हैं, यहाँ से जो ब्रोंकस आया, ठीक है, ये जो ब्रोंकस ट्यूब यहाँ से आई, फिर उसमें क्या होते हैं और छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ये जो आप ट्यूब्स देख पा रहे हैं, ठीक है। सो द ऑक्सीजन तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स आर टिनी एयर सैक्स आर कॉल्ड द एल्वोली। अब ये जो ब्रोंकस आए थे यहाँ पर, ये जो हर एक ब्रोंकस है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रोंकस इस तरह से यहाँ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे और स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन ब्रोंक्यूलस कहते हैं, है ना। ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंक्यूलस। अब इन ब्रोंक्यूलस के एंड पर क्या होता है, एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स आर टिनी एयर सैक। यहाँ पर टिनी टिनी से छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एयर सैक्स, जिसको हम कहते हैं एल्वोली या फिर एल्वोलस, ठीक है। क्या कहते हैं, एल्वोली या फिर एल्वोलस। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन अपन जनरली इंडिया में इसको एल्वोली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो एल्वोली प्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा एल्वोली। सो ईच लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एल्वोलीज। हर एक के अंदर कितनी होती है, ये 300 होती हैं। ये जो छोटे छोटे से आपको सैक दिख रहे हैं गोल गोल से यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, ये कितने होते हैं, लगभग हर एक लंग के अंदर लगभग 300, ठीक है, 300 मिलियन एल्वोलीज होती हैं। द 300 मिलियन एल्वोलीज हैं। The air we breathe is eventually reaches these air sacs। अब जैसे जो भी आपने एयर ली, ठीक है, वो यहाँ से आई, यहाँ गई और इन सारी ब्रांचेस में जाकर के पहुँचना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन ब्रांचेस को, जिसको आप एल्वोली कहते हो, ये जुड़ी होती है आपके किससे, इसको हम कहते हैं, फिर से याद दिला दूँ, ब्रोंकोनीस से, ब्रोंकैनी, या फिर आप इसको ब्रोंकोनस भी कहते हैं। ये ब्रोंकोनस के और ज़्यादा ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांचेस से ही निकला हुआ है, ब्रांच से ब्रोंक्यूलिस, ठीक है। तो ये जो ब्रोंक्यूलिस होती हैं, इनके एंड को हम कहते हैं एल्वोली। एक लंग्स के अंदर करीबन 300 मिलियन एल्वोलीज प्रेजेंट होती है, जो कि एक सैक टाइप है। जो भी सांस आप लेते हो वो इन्हीं सैक्स में जाकर के पहुंच जाता है। द सैक्स आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। अब कहानी सुनिएगा कि ये जो सैक्स हैं इनके पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, ओके। सो द ऑक्सीजन present in the air we breathe in goes into the blood contained in blood vessels। अब जो भी blood vessels होते हैं, ठीक है, अब ये देखें, इसमें blood vessels हैं। blood vessels मतलब कि जिसके थ्रू आपका blood प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जा रहा है जिसमें, तो ये जो blood vessels है, ये सभी के सभी जितनी भी आपके एल्वोलीज हैं, ये सभी blood vessels से कनेक्टेड होती है। तो जो भी एयर आप लेते हो वो किस में जाएगी, अब blood vessel में। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन goes into the blood contained in the blood vessel, ठीक है, किस में जाएगा, ये सीधे ब्लड में, जो कि ब्लड वेसल्स में होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन passes out of the blood into the air sac, ठीक है। तो ये जो सैक्स हैं, इन्हीं के अंदर ब्लड आता भी है, मतलब ऑक्सीजन इनके अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड passes out of the blood into the air sac। इन्हीं ब्लड वेसल से क्या होगा, ऑक्सीजन ये लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी सैक में आकर के छोड़ेंगे। Thus exchange of gas take places in the lungs। तो इसका मतलब कि ये जो आपकी एल्वोलीज हैं उनके अंदर
क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड साफ ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वही सैक में पहुंचा देता है। The blood takes the oxygen to all the cells of the body where it is used to get energy from the food. अब हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो पूरे सेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हर जगह पहुंच जाती है। तो ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द सेल्स एज वेस्ट goes back into the blood and is released into the air sac of the lung. It is then breathed out by us. अब ये जैसे ही सैक में आता है, ठीक है, देखिए जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो जितनी भी एल्वोलीज हैं उसमें एयर फिल हो जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, ये जो आपका आगे हम बताएंगे कि अपना ये जो डायाफ्राम होता है ये नीचे की तरफ जाता है और जितनी भी आपकी रिब्स हैं वो थोड़ी इस तरह से स्ट्रेच आउट हो जाती है बाहर की तरफ, है ना। तो ये सब में क्या हुआ, एयर आ गई। अब इसके बाद एयर अपन ने ले ली, अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बना, तो वो वापस से आप जब ब्रीथ आउट करोगे तो उसी के अंदर इस दौरान आ जाता है, जैसे आप ब्रीथ आउट करते हो उसके पहले, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को आप उसमें भेजोगे सैक में, और जो आपका ऑक्सीजन है वो वापस अंदर चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब एक्सेल करोगे तो वो बाहर चली जाएगी। तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द सेल एज वेस्ट गोज बैक इनटू द ब्लड एंड इज रिलीज्ड इनटू द एयर सैक ऑफ द लंग एंड इट इज देन ब्रीथेड आउट बाय अस। द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द एक्सेलेशन। और इसी तरह से एक्सेलरेशन की प्रोसेस होती है। एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हमने हमारी नॉस्ट्रल्स की मदद से एयर को अंदर किया। नॉस्ट्रल्स में मौजूद होता है म्यूकस, जो कि हमारी जो एयर है उसे थोड़ा सा मॉइस्ट बना देगी। मॉइस्ट एयर जब थोड़ा और अंदर जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो वार्म अप हो जाती है। हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, जो कि बैक्टीरियाज को, डर्ट को, सैंड और जितनी भी डस्ट होती है उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है। देन उसके बाद जो एयर मॉइस्ट और वार्म है वो पहुंच जाती है हमारे किसे ट्रैकिया, जिसको हम एयर पाइप कहते हैं, उससे होते हुए आपके ब्रोंकाइज में। ये ब्रोंकाइज जो है तो एक तरीके का ट्यूब होते हैं जो कि लंग्स से जुड़ी होती है। इसके लंग्स के अंदर इस ब्रोंकाई की और ब्रांचेस निकली होती है जिनको अपन ब्रोंकुलिस कहते हैं। इन ब्रोंकुलिस के एंड को कहा जाता है एल्वोलीज। एल्वोलीज एक तरीके का स्मॉल सैक है जिसके अंदर एयर फिल होती है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इन्हीं सैक में जाती है। जो ऑक्सीजन ब्लड, अब ये जो एल्वोली है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, मतलब जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल से होते हुए, ब्लड से होते हुए हमारे डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाएगी। और ब्लड जब ऑक्सीजन लेने आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो भी ब्लड रहेगा वो भी इन्हीं सैक तक पहुंच जाता है। सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इन्हीं सैक तक पहुंच जाती है, जो कि जब हम एक्सेल करते हैं तो बाहर निकल जाती है। क्लियर, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सो हाउ एयर एंटर्स द लंग्स। अब ये तो कहानी समझ गए कि पाइप्स का क्या काम होता है, लंग्स में क्या होता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज एयर्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, है ना। लंग्स का बेसिकली काम क्या है, ये तो अपन समझ गए कि भाई एयर आई और कैसे हमारी बॉडी में पहुंच गई। अब अंदर और बाहर कैसे हो जाता है, तो ये काम करते हैं हमारे लंग्स। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज एयर टू गो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी। सो एक्टिविटी क्या करनी है, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर आप क्या करोगे, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करके देखो। तो ब्रीथ इन करोगे तो क्या होगा, ब्रीथ इन करोगे तो आप देखते हो कि आपको फूला हुआ महसूस होता है, आपका जो लंग, आपका ये जो पोर्शन है लंग्स वो फूले हुए लगते हो। जब आप एक्सेल करते हो तो अंदर की तरफ लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो व्हेन यू ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम गोज डाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ये कहलाता है इसका फर्श टाइप की, ये जो है ये इसका जो सरफेस होती है ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम जब आप ब्रीथ इन करते हो तो वो नीचे की तरफ जाता है और एक स्पेस बना देता है ना, एंड इंक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। और यहाँ पे चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाता है। द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर द लंग एंड दे एक्सपांड। जो भी एयर है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, है ना। अब ये जो रिब्स है इनको क्या क्या कहा जाता है, रिब्स। ये कुछ बाहर की तरफ हो जाती है। कैसी हो जाती है, जैसे आप सांस को अंदर लेते हो तो आप ये देखोगे रिब्स जो है वो बाहर की तरफ हो जाती है, कुछ ऐसी फैलेंगी, है ना, इस तरह से फैलेगी। और जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है ताकि जो एयर के लिए स्पेस है वो बन सके, है ना। अब जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो क्या होता है कि जो रिब्स बाहर ऐसी निकली हैं अब वो वापस अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएंगी
और जो डायाफ्राम है वो अपनी पोजीशन पर ही रहता है। एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट द डायाफ्राम मूव्स अप डिक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। बेसिकली वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है और जो स्पेस कैविटी, जो चेस्ट कैविटी में स्पेस उसने बनाया हुआ था वो वापस से कम हो जाता है, जिससे क्या हो सके, जितनी भी एयर इन सैक्स के अंदर भरी हुई है वो प्रेस हो और ऊपर से निकल जाए। समझ में आ रहा है? जब आपने अंदर ली सांस तो ये डायाफ्राम नीचे हो गया ताकि सैक के थ्रू ब्लड से होता हुआ ऑक्सीजन चली जाए। अब आ गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको इस तरह से ऊपर पुश करोगे तो क्या होगा, आपकी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे बलून है, बलून से आपको हवा, आप अंदर है, अब उसको बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से प्रेस करोगे, मतलब एक प्रेशर लगना चाहिए। तो ये जो प्रेशर है वो कौन लगा देता है, डायाफ्राम, है ना, ताकि जितनी भी चेस्ट में हवा है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाए। जैसे आप देख सकते हो कि जब आप एयर को अंदर लेते हो तो रिब्स कहाँ जाती है, आउट डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, थोड़ी और ऊपर उठेगी। अंदर क्या स्पेस बनाने के लिए कैसे होगी, मूव आउट, ऊपर उठेगी, ताकि एयर जो वो अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी एल्वोलीज जो है उसके अंदर फिल हो जाए, है ना। डायाफ्राम भी स्पेस दे देगा कि भाई ये जो सारी एयर है वो अच्छी तरह फिल रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, अब ये एयर जो है वो कहाँ पहुंच गई, ब्लड वेसल्स से होते हुए आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अब उसके बाद क्या हुआ कि डायाफ्राम में देख लिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पहले ये नीचे है, अब कैसा बता रहे हैं अपन इसको, ये देखिए ऊपर, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये डायाफ्राम नीचे है, अब डायाफ्राम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये प्रेस करेगा रिब्स को, तो रिब्स ऑलरेडी अंदर है और अंदर सिकुड़, अंदर एक ऐसा प्रेशर लग रहा है और एक ऊपर से लग रहा है। तो जब आप किसी चीज में ऐसा प्रेशर लगाओगे तो मतलब कि हवा जितनी भी है वो कहाँ जाएगी, ऊपर, तो एयर जो है वो बाहर जाएगी और हम उसको पास आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लंग्स है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। दिस फोर्सेस द एयर आउट ऑफ द लंग्स। When a person needs extra energy, for example, when he or she is running, the breathing rate becomes faster, supplying more oxygen to the cell. This speeds up the breakdown of food, thus releasing more energy. तो जब अपन भागते दौड़ते हैं तो ज़्यादा एनर्जी को हमें तेज़ी से सांस लेते हैं, जितनी जल्दी जल्दी सांस लोगे, जितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अंदर लोगे, उतना जल्दी जल्दी फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो जब व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, अब आपको तो पता है कि हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही ब्रीथ आउट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और क्या कंटेंट जाता है, सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप इनहेल करते हो तो 21% ऑक्सीजन प्लस 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन है, जी नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन गैसेस भी है, जिसको हम इनहेल नहीं कर पाते। तो ये सारी गैसेस क्या है, कॉम्बिनेशन में है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ डर्ट आएगा, कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं, डस्ट भी आ जाती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी आ सकता है। तो ये किस दौरान है, ये है आपका इनहेलेशन के टाइम पर, है ना। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो क्या होता है, एग्जिट के टाइम पर देखिए ऑक्सीजन कंटेंट कितना निकल रहा है बॉडी से, 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 4.4%। मतलब आपने इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन कंटेंट कितना जा रहा है इसका, 16.4%, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन का बनाती है ना, तो ऑक्सीजन को लेती है, तो एक्स्ट्रा हमारी जितनी भी एनर्जी आई है बाहर से वो पूरी की पूरी अंदर आ गई। अब वो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए उसके साथ में, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट भी है तो इसलिए वो उसके साथ में बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये रेशियो है, ये परसेंटेज है आपके इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक्सहेलेशन के टाइम ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि हम किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला दे कि रेस्पिरेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है। तो नोज़ आती है, माउथ भी आता है, लेकिन हम जनरली नोज़ से करते हैं, क्योंकि ये माउथ से अगर आप सांस लोगे तो जम्स चले जाएंगे, है ना। जो भी नोज़ से आप लेते हो वो जाता है आपके फायरिंग्स, मतलब कि थ्रोट में, जहाँ पर होता है आपका विंड पाइप से होते हुए लैरिंग्स, जो कि आपके वॉइस बॉक्स है, विंड पाइप ट्रैकिया भी कहते हैं। फिर जाता है ब्रोंकाई में, जिसको अपन कहते हैं लार्ज एयरवेज। ब्रोंकाइज मतलब कि लंग्स से जुड़े हुए दो बड़े बड़े पाइप, ठीक है, लार्ज एयरवेज कह सकते हो जिसको। वो पाइप जो है वो लंग्स के अंदर छोटे 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 ट्यूब्स बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल एयरवेज या फिर ब्रोंकुलस। इन ब्रोंकुलस के जो एंड्स होते हैं उसको एल्वोलीज कहा जाता है, जो कि एयर सैक है, जो कि एयर को अंदर रखने का काम करेगा, और होता है हमारा लंग्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेशन काम करता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा।
ठीक है। अब हमने बात करी थी कि भाई रेस्पिरेशन जो है वो हर तरीके की चीज़ें करती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं आपके प्लांट्स और अमीबा भी आएगा, और आपके जितने एनिमल्स हैं सब आएंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि प्लांट और ये जो एनिमल्स हैं ये किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए तो याद रखिएगा कि प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करेंगे। तो भाई प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं दो तरीके से, एक तो वो करते हैं फोटोसिंथेसिस और एक वो करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। और रात में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब सनलाइट नहीं होती है, तो क्या करते हैं ये लोग? ये करते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज। ठीक है, चलिए तो कहानी समझ लेते हैं। सिंस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो रिस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये क्या करते हैं? ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। जी नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ये सनलाइट के दौरान, जिसमें वो अपना फूड बनाते हैं। और इस फूड से एनर्जी इनको कैसे मिलेगी? जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को मिलती है। कैसे मिलती है बाकी ऑर्गेनिजम्स को? जो भी फूड ये लेते हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन क्या करता है? रिएक्शन करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो वही चीज़ प्लांट में भी होगी। प्लांट क्या करेगा? जब ऑक्सीजन लेता है तो उसमें जो ग्लूकोज मौजूद है वो टूटेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, सो प्लांट डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। अब प्लांट के पास तो नोज नहीं है, लंग्स भी नहीं है, तो ये कैसे ब्रीथिंग करते हैं? सो द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेसेस थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। किससे करते हैं ये? स्टोमेटा से। किसकी मदद से? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है लीव्स में और कुछ पार्ट स्टेम में प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है ना। सो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेसेस थ्रू द पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम. Stomata along with its nearby guard cell and other cells are called the stomatal apparatus. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेसिकली स्टोमेटा जो है उसके ऊपर आप इसका और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है। तो स्टोमेटा के का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में एक ओपन पोर होता है जिसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स क्या करती है? इसको खोलने का और बंद करने का काम करती है। जैसे हमारी नाक इनहेल और एक्सहेल करती है ना, उसी तरीके से ओपन और क्लोज होकर के गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये स्टोमेटा के चारों तरफ लगे होते हैं गार्ड सेल, जो कि क्या करते हैं? इसको ओपन या क्लोज करते हैं, जिसकी मदद से ये गैसेस को आसानी से एक्सचेंज कर ले। ठीक है, सो यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज है हमें समझ में आ गया है कि कहानी उसकी है स्टोमेटा से, कि स्टोमेटा है जहाँ जो कि ये काम करता है। स्टोमेटा कैसे करेगा? गार्ड सेल की मदद से ओपन या क्लोज होगा। गार्ड सेल्स और सेल्स की मदद से ये जितनी भी ऑक्सीजन कंटेंट को लेता है उसे दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को उसके स्टोमेटल एपारेटस कहते हैं। क्लियर? So the expansion and contraction of guard cell which occur due to the supply of moisture and light result in opening and closing of the stomata, है ना। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? तो ये सनलाइट के कारण होती है और मॉइस्चर कंटेंट के कारण होती है ना। अब मॉइस्चर, जब लाइट उस पर पड़ेगी मॉइस्चर के साथ में, तो ये ओपन और क्लोज दोनों हो जाते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। So the rate of exchange of gases in plants is much slower than in animals. अब ये जो प्लांट है वो बहुत ही स्लो ये सारी प्रोसेस करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे ये जो गैसेस हैं ये आपके एनवायरनमेंट में पहुंचती है। Some of the energy released during the respiration is used by the organism. कुछ एनर्जी ये जो रिलीज करते हैं, हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन खुद भी ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई इनको भी तो फूड को क्या करना है? एनर्जी लेनी है ना इन्हें भी फूड से। सो द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट. कुछ जो है एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है और कुछ हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ठीक है,
चलिए, तो फिर यार ये तो अपन क्या कहानी समझ गए कि जो स्टोमेटा की लीव्स हैं वो किस तरह से गार्ड सेल की मदद से एयर को अंदर बाहर कर रही हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि इनका जो रूट्स है वो क्या करती है, सॉइल के अंदर मौजूद रहती हैं। सॉइल के अंदर होती है एयर जो कि है ऑक्सीजन। तो चलिए ये जानते हैं कि ये जो रूट्स है उनकी मदद से कैसे ये ऑक्सीजन जो है इनके डिफरेंट सेल्स के अंदर पहुंचती है। जैसा मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस होता है जिसकी वजह से उसमें एयर फ्लो करती है, दैट मीन्स वो एयर कौन सी है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से पानी के अंदर भी सॉल्युबल फॉर्म में क्या होती है, ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, तो ये सारी जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, तो हम समझ गए कि हमारे यहाँ जैसे ह्यूमंस में नॉस्ट्रल्स होती हैं, ये करते हैं स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा की मदद से ये गैस को एक्सचेंज करते हैं, अंदर बाहर करने का काम कैसे करेंगे, स्टोमेटा से। कैसे करेगा स्टोमेटा, बंद और ओपन और क्लोज कैसे करेगा, गार्ड सेल मतलब जो उसके आसपास रहती है वो कैसे उसको क्लोज और ओपन करती है, तो सनलाइट और मॉइस्चर के इफेक्ट के कारण। क्लियर हो गया इतना। अब ये तो अपन समझ गए कि भाई कौन सी चीज इसमें काम करती है, इसका कौन सा पार्ट काम करता है और ये कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और इनकी लीव्स भी रेस्पिरेशन करती है। तो रूट्स रेस्पिरेशन करती है तो उसको बोलते हैं रूट रेस्पिरेशन, और जो इनकी लीव्स करती है उसको अपन फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन क्या देखते हैं, रूट रेस्पिरेशन। तो रूट्स क्या होती है, आपकी सॉइल के अंदर रहती है। सॉइल के अंदर मौजूद जितना भी एयर कंटेंट है ये रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है और उस ऑक्सीजन कंटेंट की मदद से हमारे फूड को या उसके फूड को या न्यूट्रिशन को एनर्जी के फॉर्म में बना लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे सदाबहार जिसको अपन मैंग्रोव कहते हैं, ये आपको दलदल वाले या फिर जो स्वैम्पी वाटर होता है उसमें लगे हुए मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है और जो उसके अंदर जो सॉइल कंटेंट है उसमें मौजूद एयर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी इनकी रूट्स। ओके, सो द रूट सेल ऑफ प्लांट्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जो रूट जो होती हैं उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। They get this oxygen from air trapped between the soil particle। ये कहाँ से ऑक्सीजन को लेती हैं, तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जितनी भी एयर ट्रैप्ड होती है उसकी मदद से ये एयर को अंदर लेगी। That is why we should not over water potted plants. The water replace the air in the soil and the root cannot breathe। हमने जो प्लांट लगाया हुआ है पॉट के अंदर उसमें हमेशा एयर का सर्कुलेशन हो, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, प्रॉपर टाइम पर हमें उसे ऊपर नीचे मिट्टी को कर देना चाहिए, गुड़ाई जिसको बोलते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे कर देना चाहिए ताकि क्या हो, एयर स्पेस मिट्टी में बना रहे। दूसरी चीज, जब आप पानी डालो तो ओवर पानी नहीं डालना चाहिए कि पानी अंदर सोख नहीं हो रहा और आप डालते जा रहे हो। इससे क्या होगा, जो एयर का स्पेस था उसकी जगह आप पानी भर दोगे तो एयर नहीं रहेगी, तो रूट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी और वो ग्रो नहीं कर पाएगी। सो दिस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरिया। अब जैसे कि ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, नॉर्मल प्लांट्स की, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही लगते हैं, दलदल वाले एरियाज में लगते हैं। तो ये जो मैंग्रोव ट्रीज होती हैं वो ऐसा प्लांट है जो कि बेसिकली क्या करता है, ग्रो करता है स्वैम्पी एरिया में एंड कैन नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल एज इट इज वाटर लॉक्ड। दे हैव एरियल रूट्स टू टेक इन एयर। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, इनके अंदर एरियल रूट्स होते हैं जो कि एयर को अंदर लेते हैं। ये तो स्वैम्पी वाटर में लगते हैं तो इसलिए उनके अंदर एरियल रूट्स होंगे जिसकी मदद से ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वेल ये तो अपन समझ गए कि कैसे रूट का रेस्पिरेशन होता है, तो रूट्स कहाँ कहाँ से एयर लेती है ये अपन समझ लिए। अब आते हैं अपन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पर। So in plants, both photosynthesis and respiration occur during the day. Since photosynthesis is the major activity, more oxygen is released during the photosynthesis than it is absorbed during the respiration. Respiration के टाइम पर क्या होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। क्लियर? लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होता है कि ये सनलाइट और वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन निकालते हैं, मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मेजर एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी मतलब प्लांट जो है वो फूड का बनाने की प्रोसेस उसकी बड़ी रहती है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन।
रात का रेस्पिरेशन। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जितनी ये प्रोड्यूस कर देते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो आप तो इतना याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस में भले ही ऑक्सीजन को, मतलब फोटोसिंथेसिस की मदद से ये जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसके मतलब जो ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द डे। इसलिए डे के टाइम पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं उसमें एक थोड़ा सा बैलेंस होता है, मतलब कि दिन के टाइम पर ये आपको ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे, है ना, और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करेंगे, मतलब दोनों चीजें होती है, तो एक बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है। सो हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर एट द नाइट, ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस, विच मीन्स दैट प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट, ठीक है। तो रात में क्या करते हैं प्लांट्स रात के टाइम पर ऑक्सीजन को रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। सनलाइट की मदद से क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन प्लस जो भी इनको फूड पार्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट का रेस्पिरेशन तो हम समझ चुके हैं कि प्लांट्स जो है वो रूट से रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी लीव से करते हैं। दिन के टाइम में कुछ अलग तरीके से करेंगे और रात के टाइम में कुछ अलग करेंगे। दिन के टाइम में ये फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन करते हैं, दैट मीन्स दिन में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं और थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, और रात में क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती ये क्या करते हैं, तो रात में सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, थोड़े बहुत ही कंटेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। आया समझ में? इसका मतलब अब हमें ये कहानी क्लियर हो चुकी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं, बस सभी का तरीका अलग अलग है। जैसे कि अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब तो कुछ एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस की तरह लंग्स का यूज करते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, नॉस्ट्रल्स सभी में होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी नॉस्ट्रल्स नहीं होती, या फिर आप ये देखोगे कि किसी किसी का तो कोई शेप ही नहीं होता, जैसे अमीबा। लेकिन अमीबा भी क्या करता है, अमीबा भी रेस्पिरेशन करता है। कॉकरोच भी रेस्पिरेशन करता है, लेकिन कैसे करता है, तो चलिए ये एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। कुछ एनिमल्स स्किन से करते हैं, कुछ पे कुछ एयर स्पेसेस होते हैं उसकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबका, किसी का अपनी बॉडी के थ्रू होता है, तो सबका अलग अलग तरीका है ना। तो चलिए इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल have the different ways in which the exchange of oxygen and carbon dioxide occur in their bodies. Okay, some of these ways are discussed as through cell membrane or skin. कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी सेल के थ्रू करते हैं। सेल मतलब कि जैसे अमीबा क्या होता है, एक ही सेल से बना हुआ चीज है ना। तो ये उसी सेल से खा भी लेता है, उसी सेल से ये क्या कर लेता है, सांस भी ले लेता है, मतलब रेस्पिरेशन कर लेता है। तो ये जो सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन या स्किन वाले हैं, उसमें सबसे पहला आपका ये आता है अमीबा। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल होता है, तो वो कौन होता है, अमीबा। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा एंड paramecium exchange of gases take place by the diffusion through the cell membranes. तो इसमें gases कैसे होती है, diffusion के मदद से, diffusion के कारण सेल गैस का एक्सचेंज होता है। इन हाइड्रा एंड अर्थवॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू द मॉइस्ट आउटर सरफेस। हाइड्रा और अर्थवॉर्म जो है उनकी जो सरफेस है, सरफेस मतलब जो इनकी स्किन है जो मॉइस्ट होती है, उसकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। सो कुछ एनिमल्स हैं जो कि आप उनमें एयर होल्स होते हैं, जैसे कॉकरोच। सो इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, ग्रास होपर एटसेट्रा हैव ओपनिंग्स कॉल्ड द स्पार्कल्स ऑन देयर बॉडीज। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, इसमें इनकी बॉडी के ऊपर एक तरीके का ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं स्पाइकल्स, ठीक है। ये जो स्पाइकल्स हैं इसमें बना होता है ट्रैकिया जो कि हमारी बॉडी का विंड पाइप होता है, इनमें भी ट्रैकिया होता है जिसमें एयर सैक होते हैं, जिसमें वो एयर को लेकर के फिर आप उसकी बॉडी में पहुंचाते हैं। सो इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, ग्रासहोफर एटसेट्रा हैव ओपनिंग कॉल्ड द स्पाइकल्स ऑन देयर बॉडी. Air enters through these openings and reaches all the part of the body through the respiratory tubes called the trachea. जैसे हमारी बॉडी के साथ होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारे जो
हम जो ब्रीथ लेते हैं वो हमारे नॉस्ट्रल से होते हुए ट्रैकिया पर जाती है और वहाँ से लंग्स में पहुँचती है। उसी तरीके से यहाँ पे इनके ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं स्पाइकल्स, जिसमें होना होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये जो ओपनिंग है यहाँ से ओपनिंग से होते हुए ट्रैकिया पे गई जहाँ पर एयर सैक्स है, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स काम करती है वहीं पर यहाँ स्पाइकल्स काम करते हैं। ये वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखिए। So air enters through the opening and reaches all the part of the body through trachea and their branches called the tracheoles, है ना। जैसे हमारे उसमें भी कई तरीके की ब्रांचेस होती हैं जिसमें एल्वोलीज होती है, इनमें ये ट्रैकोल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो ट्रैकोल्स हैं ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आई एयर सैक में, यहाँ से देखिए स्पाइकल्स जो हैं इनके थ्रू ये ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ये जो एयर सैक्स हैं इसमें गई, यहाँ से ये छोटे छोटे ट्रैक्योल्स बने हुए हैं जो कि आपको डिफरेंट सेल्स तक इसके इस ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and moves out through the sparkles. जैसे कि ऑक्सीजन इसने ली स्पार्कल्स के थ्रू, उसी तरीके से क्या होगा, उनके सैक में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से अंदर आया, ये देखिए ये है आपका स्पेस, ठीक है। स्पार्कल से जैसे एयर जा रही है उसी तरीके से इन एयर सैक्स की मदद से ये ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए वापस स्पार्कल से बाहर आती है, ठीक है। These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animal. ये सिर्फ इंसेक्ट्स में होती हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रासोफर हो गए, सारे इंसेक्ट्स में इसी तरह से रेस्पिरेशन किया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्किन से करते हैं अपना रेस्पिरेशन, तो जिसमें है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म को आपने छू करके देखा होगा अगर कभी, तो वो थोड़ी सी गीली गीली सी लगती है, मॉइस्ट सी लगती है ना। तो वो इसलिए लगती है क्योंकि वो अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ आउट करते हैं। तो अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म्स फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। गैसेस कैन ईजिली पासिस थ्रू दैम, और उनकी स्किन से गैसेस आसानी से पास हो जाती है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इसी तरीके से फ्रॉग को भी आपने देखा होगा कि वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है और साथ ही साथ लंग्स से भी करता है, दोनों चीज़ों में उसमें रेस्पिरेशन होता है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि गिल्स का यूज़ करते हैं, तो गिल किस में होती हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे फिश की बात करें। द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। अब ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, इनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, तो याद रखिएगा कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ़िश की अगर बात कर रहे हैं, तो ये किसका यूज़ करती है, तो ये यूज़ करती है उस ऑक्सीजन का जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन के यूज़ से ये एस्पिरेशन करेगी। अब ये कैसे रेस्पिरेशन करती है, तो दे इनहेल द डिजॉल्व ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ फेदरी ऑर्गन नेम्ड गिल्स। इनमें उनकी साइड बॉडी पर गिल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, साइड में क्या होते हैं, गिल्स। तो ये क्या करती है, अपने माउथ को ओपन करती है, तो ये जो पानी है ये इनके गिल्स से होता हुआ जाता है। जैसे ही गिल्स से होता हुआ जाता है तो जितना भी ऑक्सीजन कंटेंट है वो पानी के साथ गिल्स तक पहुंच जाता है और वो उससे रेस्पिरेशन करती हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ती है वो उसी पानी के थ्रू गिल्स से होता हुआ बाहर आ जाता है। They inhale the dissolved oxygen with the help of the feathery organ named gills. Gills are the composed of blood vessels. अब गिल्स में ऐसा क्या होता है, तो जैसे सारी चीज़ों में होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, तो गिल्स में भी ब्लड वेसल्स होंगे। जैसे ही वो पानी को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करती है तो ये पानी गिल्स से जाता है, गिल्स ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है और ब्लड वेसल्स से होता हुआ इसके डिफरेंट सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। Gills are the branching organs located on the side of the fish head that have many small blood vessels called the capillaries. ठीक है, इसके साइड में बहुत सारे ऐसे गिल्स होते हैं जिसमें ये क्या होती हैं, छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स छोटे छोटे से, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। As the fish opens its mouth, वाटर रन्स ओवर द गिल्स। जैसे ही ये मुंह खोलती है तो पानी जो है वो इनके गिल्स से होता हुआ जाता है ना। पानी जैसे ही जाएगा तो ब्लड इन द कैपिलरीज, ये जो छोटी छोटी सी कैपिलरीज दिख रही है, ठीक है, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन को पिक कर लेगी और जो कि पानी में डिजॉल्व थी। गिल्स डू द सेम जॉब और फिश दैट लंग्स डू फॉर द मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। Animal need to take in oxygen gas for the chemical reaction that powers their body. They also need to throw out carbon dioxide gas which is a waste product of the reaction. जैसे सारे एनिमल्स में
ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनके ग्रो के लिए, उनको एनर्जी के लिए, तो फिश को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही पड़ती है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। तो ये गिल्स के थ्रू करती है। कैसे करती हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगी, मतलब इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। कैसे करती है, तो जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन को लिया उसी तरीके से, मतलब गिल्स के थ्रू ये पानी को जब पानी बाहर की मतलब जो पानी उनसे बहता हुआ गिल्स से जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को लेकर के चला जाता है। इसलिए आपको बबल्स टाइप दिखाई देते हैं किसके आसपास, फिश जब रहती है उसके आसपास। तो दे ऑल्सो नीड टू थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। Lungs take oxygen from the air and send carbon dioxide through the air. Gills take oxygen of the water and let water carry away the carbon dioxide. जैसे lungs ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं उसी तरीके का काम यहाँ पर गिल्स करते हैं। Fish force water through their gills. There it flows past lots of tiny blood vessels. अब फिश क्या करती है, एक तरीके का फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे वेसल्स है उसके थ्रू ये जाए पानी और ऑक्सीजन वहाँ से सोख हो जाए। तो ऑक्सीजन सीप्स थ्रू द वॉल्स ऑफ दोज वेसल्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सीप्स आउट। क्लियर? अब लंग्स से कौन लेता है, तो भाई लंग्स के लिए फ्रॉग का एग्जांपल देख लीजिए। टेडपोल जो होता है, द टेडपोल हैज अ गिल्स बट एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग इट डेवलप्स एयर बैग्स कॉल्ड द लंग्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज। टेडपोल्स में क्या होते हैं भाई, इस तरीके का लंग्स इसमें भी होता है। पहले तो ये गिल से ही सांस लेते हैं लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग में कन्वर्ट होता है ये लंग्स से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। दो frogs have the lungs, they can also breathe through their moist skin just like the earthworms। ठीक है, इसके जो स्किन भी होती है वो भी क्या कर सकती है, गैस का एक्सचेंज कर सकती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि उस एनिमल का नाम बताइए जो कि गिल्स से और लंग्स से दोनों से सांस ले लेता है, तो वो कौन है, वो है आपका फ्रॉग या टेडपोल। Birds and mammals also have the highly developed lungs where gaseous exchange take places। अब ये तो सब अपने ज़मीन पर रहने वालों की बात कर ली, अब बर्ड्स की बात कर ले। तो जितने भी बर्ड्स या मैमल्स होते हैं ये सभी किससे सांस लेते हैं, तो इन सभी में लंग्स होते हैं, छोटे छोटे लंग्स होते हैं जिनकी मदद से रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये जो वन शॉर्ट रिवीजन है चैप्टर नंबर 10 का, रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपको करना होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के रिविजन वीडियोज़ डाले हुए हैं जो आप चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू www.magnetbrains.com। जैसे ही आप साइट पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से वन शॉट रिविजन्स दिख जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो क्लास 12th, 11th, क्लास 10th, 9th। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लास 9th को सिलेक्ट करना है वन शॉट रिविजन के लिए। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको पूरा चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिखना चालू हो जाएंगे, है ना। मतलब जिसका भी रिवीजन देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना तो एक वीडियो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का डला हुआ है, तो ये सारे रिवीजन वीडियो को आप देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी ये रिविज़न कर पाए और उन क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी जो आपसे थोड़े छोटे या बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास ना 100% फ्री क्लासेस हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। साथ ही साथ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए भाई, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि क्या हो कि जो भी रिसेंट अपडेट है ना वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम मिलेंगे अब हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।